इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 63 का जो मेंस कॉपी है जो आरटीआई से मंगा के लाया गया है उसका अवलोकन करेंगे और देखेंगे इनका जो 160 मार्क्स है जो आप एवरेज कह सकते हैं इसमें क्या पुट किया जाता कि ये मार्क्स कम से कम 50 नंबर और बढ़ते और इन्हें 210 मार्क्स मिलते। हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। किसी में पेपर 2 में इन्हें 22 मिला है, फिर 22 है, 18 है, 23 है, 21 है, 19 है। तो एक बिलो एवरेज इन्हें दिया गया है, जबकि इन्हीं को जीएस पेपर फर्स्ट में 190 मिला। उसके पीछे कारण क्या था, हम लोगों ने जो बात किया था उसके पीछे कारण था स्टैट यानी स्टैटिस्टिक्स। स्टैट में इन्हें काफ़ी बेहतर मार्क्स थे तो इनका नंबर 190 हो गया था। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या ये करते कि इनका नंबर 40-50 नंबर और बढ़ता। तो जीएस पेपर 2 का हम लोग को पता है कि पहला पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के। आपको पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे और उसमें आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। तो इन्होंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका पे, यानी कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है निष्पक्ष चुनाव कराने में उससे संबंधित क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं 38 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और इसमें इन्हें देखते हैं कितना नंबर मिला है। हम लोग बार बार बात किए हैं, आपको क्वेश्चन आंसर कम से कम 450 शब्दों में लिखना है। हम लोगों ने बात किया हुआ है कि आंसर का 3 क्राइटेरिया होता है, एक इंट्रो होता है, एक मेन बॉडी होता है यानी मुख्य भाग, तीसरा कंक्लूजन होता है। हम लोगों ने बात किया है इंट्रो 7 लाइन में होने चाहिए, कंक्लूजन 7 लाइन में होने चाहिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट लगभग 3.5 पेजेस का मेन बॉडी होगा। इसी के आधार बनाते हुए हम लोग देखते हैं कि इनसे कहाँ पे गलतियां हुई हैं। वैसे कोई कितना भी पढ़ ले, अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो प्रेशर में उनसे गलती होगी ही होगी। तो हम लोग को देखना है कि और कहाँ पे हम लोग सुधार कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखिएगा। पहला ही गलती इन्होंने किया है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है खंड 1, जबकि खंड 1 ये यहाँ लिख सकते थे और ये जो एरिया है इसे अपने आंसर में यूज में ला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 36 पेज ही होते हैं। तो कोई भी आंसर बीपीएससी हो या पीसीएस है, आप उसमें लिख रहे हैं तो आंसर का पहला भाग हम लोग ग्रेजुएशन में भी जानते हैं इंट्रो होता है, जिसे आप परिचय कह सकते हैं या प्रस्तावना कर सकते हैं। उसे यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पे मार्जिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप प्रस्तावना लिखिए। कितना हम लोगों ने बात किया है 7 लाइन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे इन्होंने 9 लाइन का प्रस्तावना लिखा है, काफी बेहतर है। लेकिन हम लोग को 7 लाइन पे स्टिक रहना है, न 7 से ज्यादा न 7 से कम, ये एकदम स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ये प्रस्तावना है चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे रहेगा। आप पढ़िएगा, काफी अच्छा प्रस्तावना है इनका। लिखा हुआ है कि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश हेतु उनके रगों में बहने वाला लहू होता है। अब देखिए रगो जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, रंगो लिख गया है, तो यहाँ पे नंबर कट गया होगा, तो रगों में बहने वाला लहू होता है। इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान सभा ने भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु एक निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। तो ये जो लाइन है इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए जो अनुच्छेद के बारे में उन्होंने डिस्कस की, बहुत शानदार है। लेकिन ये जो कविता के फॉर्म में है, लघु होता है और रंग होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आप उसे कविता फॉर्म में लिखिए। एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कहीं भी आपको कविता फॉर्म में नहीं होता है।
यहाँ पे ये सीधा लिखते कि भारतीय संविधान के भाग 11, यहाँ ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं था। यहाँ से ये लिखते कि हमारे संविधान सभा ने, ये बहुत अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है। उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ पे क्या है क्लियर नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग केंद्र में शांतिपूर्वक तरीके से सफल निर्वाचन कराने तथा विभिन्न राज्यों की सैकड़ों चुनावों को संपन्न कराता है। तो ये लाइन तो बहुत बेहतर है, इसे और सशक्त बनाया जा सकता था। तो इनका इंट्रो बहुत मजबूत नहीं है, शायद इसी कारण इनका नंबर कटा हुआ। तो हम बार बार कह रहे हैं 7 लाइन का इंट्रो डालने का प्रयास करिएगा। कोई भी उटपटांग लाइन या कुछ भी ऐसा शब्द जो एनसीईआरटी को मेल नहीं खाता हो, नहीं देना है। उसके बाद इंट्रो के बाद ये यहाँ पे इंट्रो इनका खत्म हो गया। अब ये सब जो है ये मेन पार्ट का हिस्सा है। हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जो मेन बॉडी होता है, मुख्य भाग होता है आंसर का, वो हमें 3.5 पेजेस में, यानी कि लगभग 3.5 पेज में लिखना है और कम से कम ये 350 शब्दों में होना चाहिए। मुख्य भाग 350 शब्दों में होना चाहिए। ये कैसे होगा देखिए। और छोटे छोटे पैराग्राफ में 2 से 3 या मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में यहाँ लिखा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिससे उसकी गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये ठीक लिखा हुआ है लेकिन इसे शॉर्ट किया जा सकता था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु निम्नलिखित कदम, इतना लिख के आप पॉइंट वाइज पे उतर जाते। और यहाँ पे पॉइंट 1 है, जैसे कि इन्होंने स्टार दिया है, स्टार से बेहतर था यहाँ पे 1 दे देते, यहाँ पे 2 दे देते कि तुरंत पता चलता है कितना पॉइंट में है। तो चुनाव आयोग विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव पूर्व उम्मीदवारों से शपथ पत्र में उन पर लगे आरोपों, उनके संपत्ति का ब्यौरा आदि की जानकारी लेता है। बहुत अच्छा लाइन है। 3 लाइन में देखिए खत्म हो रहा है, फिर ये 2 लाइन में खत्म हुआ है, ये 2 लाइन बहुत बेहतर लिखे हैं। बस इसे 1, 2, 3 में होना चाहिए था। दूसरा, मान लीजिए कि आपके पास इतना लाइन है तो आप यहां से शुरू ना करके आप यहां से शुरू करिए। इन्हें अपना आंसर यहां से शुरू करना चाहिए था, यहां से 1, 2, 3। ठीक है। अगले पेज में देखेंगे, इन्होंने देखिए पॉइंट बहुत दिया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट, 10, फिर इधर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब आप ये देखिए कि इन्होंने जो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा इसके लिए 18 पॉइंट इन्होंने दिया है, जो बताता है कि इनके पास नॉलेज बहुत बेहतर है। यानी कि 18 पॉइंट देने के बाद भी इन्हें 17-18 नंबर इसलिए मिले हैं कि जो रूल है उनका कहीं ना कहीं इनसे चूक हुआ है। स्टार के जगह पे 1, 2, 3 देते तो जो एग्जामिनर है उन्हें पता रहता कि कितने पॉइंट में ये लिखे हैं। दूसरा कि पैराग्राफ जो हम लोग लिखते हैं, इतना लाइन जो है इसे छोड़ देना चाहिए था और यहां से 1, 2, 3, 4 डाल के ये लिखते हैं। ठीक है। फिर हम लोग पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। फिर जो इस आंसर का 2 पार्ट है कि इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र की काफी अहम भूमिका है, इनके विभिन्न उद्देश्य निम्नलिखित है। तो फिर ये पॉइंट जो दिए हैं फिर स्टार देके दिए हैं जो 1, 2, 3 में होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग ये देखें कि पॉइंट वाइज तो ये आए हैं। उसके बाद निष्कर्ष भी ये 6, 7 देखिए 22 नंबर है, जबकि इन्हें जितना बेहतर पॉइंट ये दिए हैं इन्हें कम से कम 28 नंबर मिलना चाहिए था। 28 नंबर तब मिलता जब पॉइंट को 1, 2, 3 में डालते हैं। दूसरा, ये जो पैराग्राफ होता है जो हम लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म करते हैं, हम लोग को यहाँ से शुरू करना चाहिए और ऐसे लिखना चाहिए इस तरह से, ताकि ज़्यादा बेहतर लगे। और 3-4 लाइन वाला जो नियम है वो इसमें फॉलो ये किए हैं।
आप कंक्लूजन में भी देख रहे हैं 6-7 लाइन से ज़्यादा ये कंक्लूजन दिए नहीं है। कंक्लूजन को आप करेंट से जोड़िए, जो कुछ करेंट चीज़ें हैं उसे जोड़ दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों से जोड़िए, इसको सकारात्मक लगे कि भविष्य में और बेहतर होगा, तो आपका नंबर और अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ के देखते हैं। लिखा है समग्रता। समग्रता कहने से अच्छा है कि आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखिए और एक लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। कहा जा सकता है, समग्रता कहा जा सकता है कि मतदान स्वतंत्र हो, इसको लेकर चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। भारत इस बात, अब कुछ लिखे हैं यहाँ पे, पढ़ने में नहीं हो रहा है, उनके अयोग्य को सरकार स्वीकार कर लागू करे, इस हेतु इसे कुछ शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कटिंग इन्होंने किया है। अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं राम, अब आप राम में मान लीजिए आप लिखिए राम, तो ये गलत हो गया, तो आप इस तरह से नहीं काटिए, सीधा आप ऐसे काट दीजिए। ठीक है, 2 बार भी नहीं करना, बस एक बार अगर आप कुछ लिख रहे हैं बस आप ऐसे करके काट दीजिए। इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करिएगा तो जो आंसर है आपका साफ सुथरा भी दिखेगा और नंबर भी धीरे धीरे आपके अन्य से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है कि ये जो लिखे हैं, भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर अनेक जाति संप्रदाय धर्म आदि के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप सहमत है कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। बिहार के संबंध में चर्चा करिए, यानी कि आपको जो आंसर लिखना है बिहार से रिलेटेड लिखना है। इन्होंने शुरुआत काफी अच्छा किया है। यहाँ पे जो पैराग्राफ में थोड़ा सा लाइन छोड़ना होता है उसे छोड़ा है। भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर अनेक जाति संप्रदाय धर्म आदि के लोग निवास करते हैं स्वतंत्रता के बाद से। तो यहाँ पे हम देखिए पीछे 3 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 लाइन का ये प्रस्तावना दिए हैं। इसमें कम से कम 2 लाइन कम होना चाहिए। किसी भी तरह से 8 लाइन से ज्यादा प्रस्तावना नहीं होगा। यहाँ पे 2 लाइन इनका एक्स्ट्रा है। उसके बाद इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो तर्क जो ये दे रहे हैं फिर स्टार में दिए हैं, जो 1 2 3 4 होना चाहिए। ये फिर से पैराग्राफ 5-6 लाइन का हो गया, जो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा तो 5-5 लाइन का पैराग्राफ है। तो यहाँ पे इनका आंसर लगभग 3.5 पेजेस में खत्म हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये पैराग्राफ को कम से कम 6 लाइंस में लिखे हैं, जो सही नहीं है। मैक्सिमम 4 लाइन का पैराग्राफ हो तो काफी बेहतर है। इनके पास क्वालिटी बहुत बेहतर है। दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे है कि लाइंस इनका बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत है। और फिर यहाँ पे जो कंक्लूजन है 8-9 लाइन का, ठीक है, कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं है, कंक्लूजन ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना बड़ा कंक्लूजन नहीं होता। कंक्लूजन 7 से 8 लाइन का होता है, यानी इंट्रो कंक्लूजन दोनों 7 से 8 लाइन का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कंक्लूजन जो लिखे हैं, हालांकि इस बात से पूरी तरह भी नहीं हुआ जा सकता कि हमारी राजनीति पूरी तरह से विकास पर केंद्रित हुई है। बीच बीच में होने वाली, यहाँ पे ऐसे देना चाहिए, बीच बीच में होने वाली विभिन्न बातों जैसे चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए नेताओं द्वारा विभिन्न मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों की यात्रा, आरक्षण संबंधी मुद्दे को उठाकर वर्ग विशेष का विश्वास जीतने का प्रयास करना, लोक लुभावन वादे आदि को सुनकर और जानकर इस दिशा में हमारी परिपक्वता में इस दिशा में कुछ भी कमी मालूम पड़ती है। ये जो कंक्लूजन है कहीं से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव जा रहा है। ये अपने कंक्लूजन को पॉजिटिव नहीं रख पाए हैं। कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, कंक्लूजन मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव।
ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, इतना बड़ा नहीं हो, एक निष्कर्ष हम लोग लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यहाँ पे निष्कर्ष आ रहा है। दूसरा, जो आपके की पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन होने चाहिए। हम लोग आगे एक यूपीएससी का कॉपी डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे जो पिछले बार 2021 में एक मैम रैंक 3 लाई थी, वो कितने शानदार तरीके से छोटे छोटे आंसर को लिखी हैं, और जहाँ जो जो इनका की पॉइंट्स है वो अंडरलाइन है। अगर कोई भी की पॉइंट्स है वहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं अपने आंसर में कहीं भी अंडरलाइन नहीं कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये नीति आयोग से संबंधित है। एक मिनट, तो खंड 2 का एक आंसर हम लोग देखेंगे। तो खंड 2 में है, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन किया गया था, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें फिर से इन्होंने इंट्रो कम दिया है। इंट्रो जो किया है 5 लाइन का इंट्रो दे दिया है। इंट्रो हमेशा 7 लाइन का होगा। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये अंडरलाइन होना चाहिए था कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ की 52% आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये अंडरलाइन करते तो और बेहतर होता। और फिर ये 14% का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये अंडरलाइन होना चाहिए था। उसके बाद जो विशेषता है, जैसे कि हमारी कृषि की वर्तमान दशा काफी खराब है, इसके पीछे कारण क्या है? खराब के जगह पे ये कुछ और शब्द का, कमजोर शब्द का प्रयोग कर सकते थे। तो जैसे है कि जोत का आकार, तो .1 देखिए यहाँ पे स्टार की जगह पे .1 दिए, ठीक है। जोत का आकार, और यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया। तो ये फिर जो एक बेहतर रूल है उस पर ये आ गए हैं। 4 लाइन में इन्होंने लिखा है जोत का आकार छोटा है, यही कारण है कि कृषि थोड़ी सी हमारी बहुत प्रोडक्टिविटी में नहीं रहती है। तो एक लाइन, ये 4 लाइन में लिखे। फिर शिक्षा का अभाव, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा लिखा, और यहाँ से इन्होंने ये आंसर लिखना 3-3 लाइन का शुरू कर दी, काफी बेहतर है। कृषि आधारित उद्योग का अभाव, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुआ। इस रूल को इन्हें फॉलो करना चाहिए था। और संरचनात्मक अभाव, चौथा लाइन हो गया। ये 5वां है, यहाँ पे पॉइंट ये नहीं दे पाए हैं, अब एग्जाम हॉल में परेशानी होती है। ये 6 है, ठीक है। ये जो रोमन में लिखे हैं उससे अच्छा है सीधा इंग्लिश में न्यूमेरिक में लिख देना है 1 2 3 4 5, क्योंकि आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो बोलते हैं 1 2 3 4 5 में देना है, ना कि आपको रोमन में देना है 1 2 3। ये सब नंबर काटता है, ठीक है। आपको इस रूल को फॉलो करना है। तो पॉइंट वाइज ये दे रहे हैं। अब यहाँ पे कृषि में सुधार का ये उपाय दिए हैं, जो बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा है। जो योजना चलाया गया है उन योजनाओं के बारे में ये दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखे भी बहुत बेहतर है, और यहाँ से ये आंसर लिखना शुरू कर दिए। अब इसे ये चाहते तो 2 पॉइंट में लिख सकते थे। अगला फिर हम लोग देखते हैं, तो जो जो योजना चलाई जा रही है ये पॉइंट वाइज देते जा रहे हैं। कुसुम योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना, फिर जितने भी योजना है कृषि में, ऑपरेशन ग्रीन, ई नेम, बिहार सरकार जो योजना चला रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। फिर इन्हें देखिए 23 मिला है। 23 क्यों मिला? 23 मिलने के पीछे कि ये पॉइंट वाइज आए हैं। 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे। यहाँ पे जैसे कि बीमा योजना, फसल बीमा योजना लिखे, तो यहाँ बीमा लिखे और यहाँ से आंसर शुरू किए हैं। तो जो रूल बदले हैं तो इनका नंबर भी बढ़ा है और बढ़ता। अब कंक्लूजन जो लिखे हैं 4 लाइन का, ये 7 लाइन का लिखते, कुछ पॉजिटिव देते, अपने तरह का देते कुछ और साथ में करेंट से जोड़ देते तो नंबर इनका और अच्छा आता।
जितना ये पॉइंट बार बार लिख रहे हैं ये साफ साफ बताता है इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और उतने नॉलेज रहते हुए भी आंसर उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, किसी से भी आप बात करिएगा, इतना बड़ा इंट्रो नहीं होता है। इतना बड़ा इंट्रो जो 12-15 लाइन का ये इंट्रो लिखे हैं, साथ में इस तरह का कट नहीं आता है। कट हमेशा इस तरह का होता है। कैलोरी लिखे हैं और ये कैलोरी यदि गलत लिख दिए तो बस ऐसे कट होना चाहिए था। तो इतना बड़ा इंट्रो नहीं होता है। इंट्रो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं 7 लाइन का होता है। जो मुख्य पॉइंट है, की पॉइंट है, वो अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइन किया है, लेकिन इतना बड़ा इंट्रो नहीं होता है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं, लगभग 20 लाइन का ये इंट्रो दे दिए हैं। उसके बाद पैराग्राफ में लिखे हैं .1 .2। ठीक है, तो पैराग्राफ में जो लिखे हैं ये भी सही है। विनिर्माण क्षेत्र का पिछड़ापन भी सही है। फिर यानी कि इसमें जितना पॉइंट ये लिख रहे हैं लगभग 6 पॉइंट दिए हैं। सभी पॉइंट ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट दिए। आप देखिए कुछ नंबर भी बेहतर मिलेगा। मेक इन इंडिया, भारत सरकार के प्रयास, मेक इन इंडिया। फिर यहाँ पे भी काफी पॉइंट्स इन्होंने दिया है। फिर कंक्लूजन, फिर 21 नंबर। आखिर क्यों ये एवरेज आ रहा है? इतना अच्छा लिखने के बावजूद एवरेज आने के पीछे कुछ कारण है। फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, और बार बार बात करना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि मान लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर को स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा आता है खेलने, या आता था खेलने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। आपको एक पेज में लिख के रखना है कि आंसर कैसे लिखे, और उसे बार बार दोहराना है, और तब तक दोहराना है जब तक आप ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन जाए। फिर से हम लोग बात कर लेंगे कि इंट्रो जो होगा वो 7 लाइन का होगा, 7 से 8 लाइन का होगा। ठीक, इंट्रो करके ऐसे लिखना नहीं है। मान लीजिए कि ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 है, 4, 5, 6 और 7। ये 7 लाइन का इंट्रो है। तो यहाँ से लाइन शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना है। ये थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ देना है, यानी यहाँ से शुरू करके यहाँ पे इंट्रो खत्म कर देना है। 7 लाइन का इंट्रो होगा। एनसीईआरटी को पढ़िए, वो 6 क्लास का हो या 12 क्लास का, वो जिस फॉर्मेट में लिखता है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। कोई भी कविता फॉर्म नहीं होगा। दूसरा इंट्रो में ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम बता रहे हैं कि बिहार में लगभग 89% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो इस 89% को इस तरह से घेर देना है, इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स है, उसे आपको अंडरलाइन करना है। कोई कथन दे रहे हैं, मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद का कथन दे रहे हैं, तो उस कथन को अंडरलाइन कर देना है, प्रस्तावना में भी। तो ये बात हो गई प्रस्तावना का, कि कितना भी आपके पास क्वालिटी रहेगा, लेकिन इन सभी रूल्स को यदि आप फॉलो नहीं करिएगा तो नंबर 25+ नहीं होगा, एवरेज होकर रह जाएगा। फिर मुख्य भाग की बात करेंगे। आपके बात अगर हम लोग करेंगे तो उसमें क्या है कि 3.5 पेज में होना चाहिए, न ज्यादा न कम। 3.5 पेज में आप लिख दीजिए। पैराग्राफ जो होगा वो आप कोशिश करिएगा 4 लाइन से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 4 लाइन और मिनिमम 2 लाइन। 2 से 4 लाइन, 4 लाइन से किसी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई पॉइंट हम लोग दे रहे हैं एग्रीकल्चर, तो आप ऐसे कृषि लिखिए, ऐसे अंडरलाइन करिए, ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, और यहां से फिर आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। 1 लाइन, 2, ये 3 लाइन, और बहुत हो गया ये 4 लाइन। बस अब खत्म कर देना है। अब आपको उद्योग लिखना है तो आप यहाँ उद्योग लिख दिए, फिर ये लाइन छोड़ देना है, यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, तो मेंस में इसे यूज करना है। मेन बॉडी में 350 शब्द तक आपको जाना है। 360, 370, 380 भी जा सकते हैं। 450 शब्द से कम नहीं होना चाहिए।
फिर से हम लोग बात करते हैं की पॉइंट को अंडरलाइन करना है। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण, तो मान लिया कि यहां पे आप पिछड़ापन लिख दिए, ठीक है, पिछड़ापन लिख दिए। आप इसे इस तरह से घेर दीजिए, पिछड़ापन के कारण में एक पॉइंट यहां दे दिए गरीबी। ये फ्लो चार्ट हो गया या डायग्राम हो गया, ये डायग्राम है गरीबी। दूसरा पिछड़ापन का कारण बिहार का क्या है, बेरोजगारी। आप यहां पे तीसरा दे सकते हैं अशिक्षा। आप ऐसे भी कर सकते हैं नशा, यहाँ के लोग नशा भी बहुत करते हैं। राजनीति। तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट बनाइएगा, इस तरह का डायग्राम बनाइएगा, तो काफी इफेक्टिव होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 लिख दिए और इसे ही डील कर दीजिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे आप डायग्राम बनाए, यहाँ पे लिखेंगे आप राजनीति, ये कारण है यहाँ के पिछड़ेपन का, यहाँ अंडरलाइन की और यहाँ से लिखना 4 लाइन में, 3 लाइन में शुरू हो गया, ठीक है। तो ये मेन का पार्ट है, 350 शब्द ध्यान रखिएगा और कम से कम 3.5 पेज या सीधा 3.5 पेज याद रखना है, मेन बॉडी होना चाहिए। अब बात करें निष्कर्ष का, तो यहाँ पे निष्कर्ष रहेगा। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसे अंडरलाइन करिए, पॉइंट करिए और यहां से निष्कर्ष 7 लाइन 8 लाइन का लिख दीजिए, 2 लाइन 3 4 5 6 7। निष्कर्ष में कभी भी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा निष्कर्ष, करेंट कंटेंट से ऐड ऑन होगा। मान लिया जाए कि आप पटना कलम लिख रहे हैं, पटना कलम चित्रकारी, तो आप उसे मधुबनी पेंटिंग से जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार मधुबनी पेंटिंग आगे बढ़ी, उसी तरह हमें पटना कलम को आगे ले जाना है। आपका आंसर काफी बेहतर होगा। फ्लो चार्ट में अगर आप मेंस मुख्य भाग लिखना चाहते हैं, तो मान लिया जाए कि पिछड़ेपन का कारण यहाँ दिए, तो ऐसे भी जो जनरल फ्लो चार्ट होता है बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और लिख दिए और नीचे से हम लोग डील करना शुरू कर दिए, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ये इन सभी चीजों को यदि हम लोग इन्हांस करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। आप देखिएगा ये कहीं भी फ्लो चार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। मान लिया जाए कि यहाँ लिख रहे हैं बेरोजगारी, अब हम ऐसे लिख दिए बेरोजगारी, अब पता चला कि ये गलत लिखा हुआ है, तो इस तरह से नहीं काटना है, आपको सिंपल एक लाइन में काट के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये सब रूल्स है, जिससे अगर आप समय रहते सुधार लेते हैं तो आपका मेंस आंसर राइटिंग काफी बेहतर होगा। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में लिखते थे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, उसी तरह आंसर लिखना है। कोई बहुत बड़ा तोप चलाना नहीं है, कोई भी एक अच्छा आंसर लिख सकता है, बस उसे रूल्स जानने चाहिए। आप एक डायरी रखिए और उस डायरी में जो नियम कानून है मेंस आंसर राइटिंग का, उसे 2-4 पेजेस में लिख लीजिए और हमेशा उसे पढ़ते रहिए और तब तक पढ़िए जब तक आपके दिमाग में ना आ जाए, और उसी रूल को फॉलो करिए। आपका नंबर आप देखिएगा जो 160 170 आ रहा है वो हर हाल में 200 जाएगा। आखिर क्या कारण है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का नंबर ज़्यादा आता है? कारण यही कि उन्हें पहले से बताया जाता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। अंडर मैट्रिक हम लोग जो हिंदी माध्यम के बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो अगली बार हम लोग देखेंगे जो 2021 की जो मैम एक टॉपर है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, यूपीएससी की टॉपर, वो क्या लिखी कि उन्हें काफी अच्छा मार्क्स आया और यूपीएससी में रैंक 3 आया। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।